हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदरा क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी भूगोल अर्थात ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन एवं उपयोग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। संसाधन एवं उपयोग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। कोई भी जीव जंतु होता है, वे अपने जीवन में जो वस्तु का उपयोग करता है, तो जो भी वस्तु का वो उपयोग करता है वे सही वस्तु को क्या बोलते हैं? संसाधन। वे सही वस्तु क्या कहलाती है? संसाधन। मतलब उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। कहेगा संसाधन क्या है, तो बोलेंगे उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। जैसे पानी हो गया, पहाड़ हो गया, ये सभी किसी न किसी के उपयोग में आते हैं, इसलिए ये सभी भी क्या है? संसाधन है। मनुष्य हो गया तो ये किसी के उपयोग में आता है, तो ये भी एक क्या है? संसाधन है। मतलब जो चीज़ किसी के उपयोग में आएगा वह वस्तु क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। संसाधन जो होते हैं भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। बहुत संसाधन जो होते हैं भौतिक और जैविक दोनों होते हैं। सदियों से कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के अंदर पड़ा हुआ है। गर्भ में पड़ा हुआ है, पृथ्वी के अंदर पड़ा हुआ है। पृथ्वी के अंदर क्या है? पड़ा हुआ है। फिर आगे एक प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री जिम्बरमैन थे। एक प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री कौन थे? जिम्बरमैन, जिन्होंने कहे कि संसाधन होते नहीं बल्कि संसाधन क्या होते हैं? बनते हैं। ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किनका कथन है? तो जिम्बरमैन का। किनका कथन है? जिम्बरमैन का। संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, किनका कथन है? जिम्बरमैन का। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी क्या माना गया है? संसाधन माना गया है। वर्तमान परिवेश में सेवा को ही माना क्या गया है? संसाधन माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी भी संसाधन है। यहाँ तक कि मानव स्वयं भी एक संसाधन है। मानव स्वयं भी एक क्या है? संसाधन है। संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। कहेगा संसाधन एक कैसा उपहार है? तो बोलेंगे प्राकृतिक उपहार है। संसाधन जो होता है, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। कहेगा संसाधन जो है किसी भी देश का क्या होता है? आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। कहेगा कौन किसी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है? तो संसाधन। कौन होता है? संसाधन। आगे जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है। मतलब प्राकृतिक संसाधन उनके पास बहुत ज़्यादा है। सॉरी, अत्यंत विपन्न का मतलब कम है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? बहुत उसके पास कम है। जापान एक ऐसा देश है जो उसके पास प्राकृतिक संसाधन अत्यंत विपन्न है। विपन्न का मतलब कम है। परंतु मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल हैं कि यह देश का उपलब्ध सभी पदार्थों का बेवकूफ़ कर विकसित देशों में श्रेणी में खड़ा हुआ है। मतलब जापान एक प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है, माने सबसे कम कहेगा प्राकृतिक संसाधन कहाँ है? तो जापान में। लेकिन फिर भी यह विकसित देशों में
विकसित देशों में से एक देश माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधनों के साथ साथ मानव संसाधन का भी बहुत भूमिका होती है। मतलब मानव संसाधन अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण कि संसाधन को किस आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो उपयोगिता के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है, जैव और अजैव। जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर कहेगा तो दो वर्गों में, जैव और अजैव। कहेगा उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पर कहेगा तो संसाधन कितने वर्गों में, दो वर्गों में, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। आगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार वर्गों में बांटा गया। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने, चार वर्गों में। एक है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। विकास की स्थिति में, माने विकास की दृष्टि से संसाधन को भी चार वर्गों में बांटा गया। विकास की दृष्टि से संसाधन कितने, चार वर्गों में। एक संभाव्य संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडारित संसाधन या भंडार संसाधन, चौथा संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन। संसाधन कहेगा संसाधन मुख्य रूप से कितने प्रकार के, दो प्रकार के। संसाधन मुख्य रूप से कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। कहेगा नवीकरणीय संसाधन, तो नवीकरणीय संसाधन में सतत अथवा प्रवाह और एक जैव। अब जैव को कहेगा तो प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव। और इधर अनवीकरणीय। अनवीकरणीय में कहेगा तो पुनः पूर्ति योग, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। फिर मानवीय संसाधन तो संरचनाएं एवं संस्थागत और मात्रा एवं गुणवत्ता। चलिए उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, दो प्रकार की। उत्पत्ति के आधार पर कहेगा संसाधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने, दो प्रकार के। पहला जैव, दूसरा अजैव। जैव का मतलब जैव संसाधन है क्या, तो वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। जिसकी प्राप्ति किससे होती है, जैव मंडल से। अर्थात जिसमें सजीवों के गुण पाए जाते हैं, सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं जैव संसाधन। वैसे संसाधन जिसमें सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जैव संसाधन। क्या बोलेंगे, जैव संसाधन। वैसे संसाधन जिसमें सजीवों के गुण लक्षण पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जैव संसाधन। जैसे में कौन कौन, मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुपालन एवं अन्य प्राणी समुदाय के सदस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजैव। अजैव संसाधन क्या है, तो अजैव संसाधन जिसमें निर्जीव वस्तुओं के गुण पाए जाते हैं, निर्जीव वस्तुओं के गुण पाए जाते हैं उसको बोलते हैं अजैव संसाधन। क्या बोलते हैं, अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तुओं के लक्षण पाए जाएगा उसको बोलेंगे अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तुओं के समूह को बोलते हैं अजैव संसाधन। जैसे में कौन कौन हो जाएगा, चट्टान, धातु एवं खनिज। चट्टान, धातु एवं खनिज। कहेगा अजैव संसाधन है क्या, तो बोलेंगे वैसे संसाधन जिसमें निर्जीव वस्तुओं के गुण पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं अजैव संसाधन। आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला है नवीकरणीय संसाधन। पहला क्या है, नवीकरणीय संसाधन।
तो नवीकरणीय संसाधन कहेगा तो वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, उससे बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। मतलब वैसे संसाधन जिससे भौतिक प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा या आंतरिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा इत्यादि, ये सभी जो हैं नवीकरणीय संसाधन हैं। वन है, और वन्य प्राणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन तो वैसे संसाधन जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जाता, माने पुनः चक्रीय नहीं होता, पुनः चक्र नहीं होता अर्थात पुनः प्राप्त किया नहीं जाता, उसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिसे पुनः प्राप्त किया नहीं जाता है अर्थात पुनः चक्रीय नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लोग अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन एक बार प्रयोग होने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं। मतलब एक बार उसको प्रयोग कर लेंगे तो वह खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे में जीवाश्म ईंधन जो है, जीवाश्म ईंधन का जब हम लोग एक बार उपयोग कर लेंगे तो इसका समाप्ति हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे में कौन कौन? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन में कौन कौन? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितना? 4 वर्गों में। पहला क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। पहला व्यक्तिगत संसाधन तो वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। इसके बदले वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। मतलब जो खास व्यक्ति होता है वह सरकार को लगान भी चुकाता है, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे आप लोग खेत का रसीद कटवाते हैं तो हो गया व्यक्तिगत। खेत हमारा व्यक्तिगत है लेकिन हम लोग सरकार को उसके लिए लगान देते हैं। जैसे भूखंड, घर एवं अन्य जायदाद, तो कहेगा व्यक्तिगत संसाधन क्या है? तो वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है उसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। कहेगा बाग, बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि ऐसे भी संसाधन हैं जो जिस पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व रहता है। आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व संसाधन, सामुदायिक संसाधन तो वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है, उसको हम बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है उसको हम बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे शमशान घाट हो जाएगा, गांवों का भूमि चारण हो जाएगा, मंदिर या मस्जिद का परिसर हो जाएगा, सामुदायिक भवन हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, ये सभी जो है सामुदायिक संसाधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय संसाधन तो राष्ट्रीय संसाधन कहेगा तो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। मतलब कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं वे सभी संसाधन क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। कौन संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन। फिर आगे बक्सा वाला एकदम VVI है, बक्सा वाला VVI है, बक्सा वाला आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िएगा।
जितने भी बक्सा वाला है उसको एकदम वीवीआई मान के चलिए, बार बार एग्जाम में पूछता है बक्सा वाला ज़्यादा। कह रहा है किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव तथा समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन का है। राष्ट्रीय संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन है, माने 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक को बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन। चलिए आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है क्या? तो वैसे संसाधन जिसका नियंत्रण, जिस पर नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। मतलब वैसे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगी उसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चलिए बक्सा वाला पर ध्यान दीजिए। करा किसी देश की तट रेखा से, कोई देश है उसके तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी तक के क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कोई देश का तट रेखा है, माने समुद्र के किनारे का जो तट रेखा है उससे लेकर 200 किलोमीटर तक के दूरी तक के जो क्षेत्र रहता है उसको बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। आगे आइए। विकास के स्तर पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया। विकास के संसाधन कितने? 4 वर्गों में। पहला क्या है? संभावी संसाधन। संभावी संसाधन तो वैसे संसाधन जो किसी खास क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जो किसी खास क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाने जाने की संभावना रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं संभावी संसाधन। मतलब किसी खास जगह में संसाधन तो उपलब्ध है लेकिन उससे भविष्य में उपयोग में लाने की संभावना रहती है, उसी को बोलते हैं हम लोग संभावी संसाधन। उपयोग में लाने की संभावना रहती है उसको बोलते हैं संभावी संसाधन। इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। संभावी संसाधन का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, उपयोग नहीं किया गया है। जैसे मैं कहा तो हिमालय क्षेत्र के खनिज, हिमालय क्षेत्र के खनिज, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा विकसित संसाधन, विकसित संसाधन तो विकसित संसाधन है क्या? तो ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है उसको हम बोलते हैं विकसित संसाधन। चलिए बक्सा वाला ध्यान दीजिएगा। करा गुजरात के भुज में, गुजरात की किस में? तो भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। कहेगा गुजरात के किस में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? तो बोलेंगे भुज में। किस में? भुज में सौर ऊर्जा, गुजरात के किस में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? किस में बोलेंगे? भुज में। किस में लगाया जा रहा है? भुज में। आइए 1-2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भंडारी संसाधन या भंडार संसाधन तो वैसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम भी हैं। उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारी संसाधन के रूप में देखा जाता है। इसको बोलते हैं भंडारी संसाधन। मतलब बहुत मात्रा में उपलब्ध है, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी सक्षम है, उसी को बोलते हैं भंडारित संसाधन। जैसे जल का बहुत भंडार है। जल का बना किससे? था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक से। फिर आगे है संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन तो वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है
जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं लेकिन उनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं होता है। आगे संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन है क्या? तो संसाधनों का विवेक पूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधनों का विवेक पूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। कहेगा झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खनिज और कोयले का प्रचुर भंडार है। उसी प्रकार बिहार में भी चूना पत्थर और पाइराइट जैसे खनिजों में धनी है। बिहार जो है चूना पत्थर और पाइराइट जैसे खनिजों में क्या है? धनी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। फिर संसाधनों का संरक्षण क्या है? संसाधनों का संरक्षण, तो संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही कहलाता है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण। महात्मा गांधी एक विचार प्रशंसक हैं। वे क्या बोलते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। किनका कथन है? तो महात्मा गांधी का। किनका कथन है? महात्मा गांधी का। आगे बढ़िए। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन का शुरुआत किया था। कहेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन का अभियान किसने चलाया था? मेधा पाटेकर। किसने चलाया था? मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन का अभियान किसने चलाया था? मेधा पाटेकर। कहेगा सुंदरलाल बहुगुणा, तो चिपको आंदोलन का शुरुआत किसने किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कहेगा चिपको आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुंदरलाल बहुगुणा। फिर आगे करा गांधी जी जो थे, गांधी जी मशीनों द्वारा जो उत्पादन के वस्तु था उसका बहुत विरोधी थे। माने गांधी जी मशीनों द्वारा उत्पादन के जो घोर विरोधी थे। माने मशीनों द्वारा जो वस्तु उत्पादित हो जाता था उसका वह घोर विरोध करते थे। फिर मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकों की अर्थव्यवस्था कहलाता है। कोस्ट वाला एकदम ध्यान में रखेंगे। मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को ही क्या बोलते हैं? डाकों की अर्थव्यवस्था। डाकों की अर्थव्यवस्था बोलते हैं। आगे संसाधन का संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए थे, जिनमें से सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ जिसको बोलते हैं क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत किए थे। 1974 ईस्वी में शुमशेर की पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में से इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए।
कहेगा 1974 ईस्वी में शुमशेर की पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल, कहेगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसका था? तो शुमशेर का। किसका? शुमशेर का। इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। मैंने कहेगा गांधी जी के विचार किस पुस्तक से प्रकाशित हुआ? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल से। फिर ब्रंटलैंड आयोग द्वारा 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने के कारागर सिद्ध हुआ था। रियो डी जेनरो जो कि ब्राज़ील में है। रियो डी जेनरो कहाँ है? ब्राज़ील में। रियो डी जेनरो कहाँ है? ब्राज़ील में। 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के संदर्भ में सुनिश्चित प्रयास था। फिर 1997 में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कहेगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनरो में। रियो डी जेनरो कहाँ है? ब्राज़ील में। कहेगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। कब हुआ था? 1997 में। अर्थात प्रत्येक सम्मेलन कितने साल के बाद हो रहा है? 5 साल के बाद। प्रत्येक सम्मेलन कितने साल के बाद? 5 साल के बाद। कहेगा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहेगा कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। लेकिन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। आगे, संसाधन जो है मनुष्य के जीविका का आधार है। कहेगा मनुष्य के जीविका का आधार क्या है? तो बोलेंगे संसाधन। मनुष्य के जीविका का आधार क्या है? संसाधन। संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त उपहार है। संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त उपहार है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 13 से 14 जून के बीच में हुआ था। यह कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनरो। रियो डी जेनरो में, जो कि कहाँ है? ब्राज़ील में है। रियो डी जेनरो कहाँ है? ब्राज़ील में है। इसमें कितने देश भाग लिए थे? 178 देश। कितने देश? 178 देश भाग लिए थे। अब कहेगा यह सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था, वन संरक्षण संबंधित था, जैव विविधता संबंधित था, इन्हीं सभी से समझौता था। फिर आगे, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 23 से 27 जून के बीच में हुआ था। कब हुआ था? मैंने 1997 में हुआ था। 1997 में कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। और ये कब हुआ था? 5 साल के बाद घटा था। 5 साल के बाद हुआ था। क्या? द्वितीय सम्मेलन न्यूयॉर्क में। कब? 1997 में। आगे एक आया था क्योटो सम्मेलन। कौन सम्मेलन? क्योटो सम्मेलन। अब यह है क्या? क्योटो सम्मेलन हुआ था 19 दिसंबर 1997 में। पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। क्या क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है? तो बोलेंगे पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए एक सम्मेलन चलाया गया, जिसको बोल रहे थे क्योटो सम्मेलन, जो जापान के टोक्यो में हुआ था। जापान के क्योटो में हुआ था। जापान के क्योटो सम्मेलन में आयोजित हुआ था। इसमें 159 देश भाग लिए थे। क्योटो सम्मेलन कितना? 159 देश में भाग लिए थे। इसमें कितने गैस थे? 6 गैस। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, HFC, फ्लोरो कार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड इत्यादि, यही सब कार्बन थे। आगे, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। 2002 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। चलिए आगे अब देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय। कोयला कैसा है? अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन।
दूसरा, सौर ऊर्जा का निम्नलिखित में कौन सा साधन, तो पुनः पूर्ति योग। सौर ऊर्जा कैसा साधन, पुनः पूर्ति योग। तीसरा, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, तो 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। फिर आगे चौथा, डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो संसाधनों के अनियोजन विदोहन से, अनियोजित विदोहन से, अनियोजित विदोहन से। पांचवा नंबर, समुद्र क्षेत्र के राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, तो 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नए चैनल पर नए आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सॉरी दोस्तों, ये टॉपिक छूट गया था, इसको फिर से कर रहे हैं। करा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था। कहेगा सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। कहेगा विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 में। कहेगा विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में। कहाँ हुआ था, तो स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में। फिर आगे, प्रतिवर्ष मतलब हर एक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कहेगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को।